Girl power, come on. What are you studying? फर्स्ट ईयर लॉ। Nice. पर अब कॉलेज छोड़ दिया है हमने। निकाह है हमारा अगले महीने। What? तुम निकाह के लिए पढ़ाई छोड़ रही हो? क्या मिलेगा पढ़कर? आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिव। पढ़ लेंगे तो कोई आएगा हमें बचाने। अभी भाग जाइए यहाँ से। Come on यार, अगर हम लोग ही ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ मतलब? हम, यू, मी, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम लोग ही अगर सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट, लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर कौन से लोग? डरने वाले लोग या डराने वाले लोग? कौन से भारत के लोगों की बात कर रही है? लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में सलिया डालने वाले लोग या उन सलियों को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले लोग? कौन से वी द पीपल? पुलिस के पास जाने से डरने वाले वी द पीपल? कोर्ट में इंसाफ मांगने से डरने वाले वी द पीपल? वी द पीपल जो घर से निकलने से डरते हैं, सड़क पे चलने से डरते हैं, मोहल्लों के गुंडों से डरते हैं, बड़े लोगों से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं, बेटी पैदा हो जाए तो उससे डरते हैं, बेटी का रेप हो जाए तो सिस्टम से डरते हैं। कौन से लोग? ये वो हिजाब वाली गर्ल की एंसेस्ट्रल जमीन और ये उसकी लैंड रजिस्ट्री। ये देखो यहाँ पे किसका बोर्ड है, किसकी वाइफ है ये, और ये उसकी कंपनी के डायरेक्टर्स की लिस्ट है, सबके सब में लिस्ट है। अभी डाउट है कि गीता उनके पास नहीं है। सरदार ने गीता को किडनैप किया है क्योंकि वो उसके लैंड ग्रैब माफिया को एक्सपोज कर रही थी, पीरियड। मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस। टू हेल विद योर लॉ। ट्रैप एक नंबर का। क्या फायदा ऐसे लॉ का जो किसी को बचा ही नहीं सकता? आप भी तो सीधे आए ना, आपने क्या कर लिया? आप पर ही पत्थर मार दिया उन लोगों ने। मतलब सरदार यहाँ पर फुल पावर माफिया चला रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत ही नहीं है कि उसे कुछ बोल सके। ठीक है भैया, आप एविडेंस का वेट कीजिए। इतने में गीता जिंदा रहे या मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? गुड नाइट। कोई क्यों सुनेगा गीता की चीख? लड़की तो है, जस्ट अ नंबर, राइट? छोड़ो, आप भी क्या ही समझोगे। एक नहीं, कई लाख चीखें सुनी है मैंने। रलिव गलिव चले, रलिव गलिव चले, रलिव गलिव चले। दिन रात मेरे दिमाग में गूंजता रहता है और इन शब्दों के पीछे लाखों चीखें, जिनमें से एक चीख मेरी माँ की थी। मैं नहीं समझूंगा। एक बात तुम समझने की कोशिश करो गौरी, बहुत सेंसिटिव इशू है। ये गलत कदम और ये हिंदू मुस्लिम इशू बन जाएगा। ये हर एक चीज हिंदू मुस्लिम पर ही आकर क्यों रुक जाती है? I swear I don't know ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा या नहीं, लेकिन उससे पहले ना मैं जरूर घुटन से मर जाऊंगी। मतलब जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड आपको पता है ना क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जो कुछ कर सकते हैं ना, कुछ नहीं करते। इसलिए सही कहते हैं सब लोग, इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा।
यहाँ एक जर्नलिस्ट को जाना चाहिए। अकेली मत जाओ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा कॉन्शियस मेरे साथ है। तो मारा करेगा, हेल्प करेगा। शिवा, इसी वक्त वापस आओ दिल्ली। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैंने तुमसे आग को बुझाने के लिए कहा था, आग लगाने के लिए नहीं। दंगे मेरी वजह से नहीं हुए हैं सर। ये दंगे सरदार हुसैन की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ताकि लोगों का ध्यान इन दंगों पे चला जाए, मामला हिंदू मुस्लिम बन जाए और हम सब लोग भूल जाएं कि गीता अभी तक सरदार की कस्टडी में है। तुम एक माइनॉरिटी एमएलए पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। वो माइनॉरिटी है, उसको मर्डर करने दे, लड़कियों का बच्चियों का रेप करने दे। वो माइनॉरिटी है तो भारत में रहकर भारत के टुकड़े करने दे। क्या इसीलिए तुमने अपनी नई बुक ऑफ लॉ लिखनी शुरू कर दी है? अगर सरदार हुसैनी जैसे लोगों को पकड़ना है तो तीसरी बुक ऑफ लॉ लिखनी पड़ेगी सर। सीबीआई पर पत्थर मारे गए सर और लोकल पुलिस तमाशा देखती रही। क्यों? क्योंकि सरदार की कंट्री में सरदार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरदार डिसाइड करता है कि कौन सी एफआईआर लिखी जाएगी और कौन सी नहीं। ठीक 1990 के कश्मीर की तरह। पूरा गेम है वोट बैंक का, और वोट बैंक के लिए डेमोग्राफी चेंज का। कहने को सरदार हुसैनी का प्रॉन्स का बिजनेस है, लेकिन असल में वो इलीगल माइग्रेशन का धंधा करता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इन इलीगल लोगों को दिए जाते हैं फेक वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड। इन्हें मिलता है फ्री का राशन और इस तरह बन जाते हैं माफिया के लाभार्थी। पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है एक लॉयल वोट बैंक, सरदार को मिलते हैं ढेर सारे पैसे और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, यानी खुली छूट। डेमोग्राफी चेंज का खेल बहुत पुराना है सर। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। फिर ये अपने कैंडिडेट की डिमांड करते हैं।
20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। इसकी एक हिस्ट्री है। डायरेक्ट एक्शन डे पर कम्युनल राइट्स का ठेका दिया गया अंडरवर्ल्ड और मुस्लिम लीग को, और ऐसे शुरू हुआ एक नया खेल, नया बिजनेस, नया धंधा, गुंडे ऑन रेंट का धंधा। वोट बैंक बनवाना हो, जमीन जायदाद हड़पनी हो, इलेक्शन में वायलेंस कराना हो, कम्युनल दंगे कराने हो, रेंट है गुंडा गैंग। लगता है इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर तुमने दंगों के विषय में खूब रिसर्च की है। जरूरत नहीं पड़ी सर। मेरी दादी बताती थी कि आजादी के पहले उन्हें बाहर खेलने से मना था। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते थे। आजादी के 40 साल बाद जब मैं छोड़ा था कश्मीर में, तो माँ कहती थी बाहर मत जाओ, हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं। और सर मजे की बात देखिए, आजादी के 80 साल बाद जब मैं एज एन आईपीएस ऑफिसर बनकर बंगाल गया, तो माँ और दादी की तरह लोकल पुलिस ने भी यही कहा, सर बाहर मत जाइए, हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकते हैं। और तो और आपने भी मुझसे यही कहा। डरते हैं लोग, डरते हैं, दंगा कराने वाले माफिया से डरते हैं। इस डर की दवा क्या है सर? क्या लोगों को अपने घरों में बंदूक रख लेनी चाहिए? इससे गलत क्या होगा? इसमें अगर हमें लोगों को राइट टू लाइफ दिलाना है तो इस माफिया को खत्म करना होगा, और उसके लिए तीसरी बुक लिखनी पड़ेगी। आज हम सब इस माफिया के पार्ट बन चुके हैं। आप, मैं और वो सब जिन्होंने वी द पीपल की जान की रक्षा की ओथ ली है। वी आर द एनेबलर्स एंड नाउ वी आर द माफिया। और आज कौन नहीं है जो इस माफिया में शामिल नहीं हो गया? पॉलिटिशियंस, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, एनजीओ, पुलिस, यहां तक कि मीडिया, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रीज, सब इसमें शामिल हो गए हैं। और अगर कोई शामिल नहीं हुआ है तो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा असहाय गरीब आदमी जिसे कभी मौका ही नहीं मिला इसमें शामिल होने का, और उसका नाम है वी द पीपल ऑफ भारत, जिसके लिए सब बना है। ये देश, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सरकार, ये जुडिशरी, सब कुछ। और आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता। For God's sake, shut up, Shiva! I won't shut up! Rajesh uncle, I also have a voice. अगर मेरा डिपार्टमेंट, मेरा मेंटोर मेरी बात नहीं सुनेगा तो आम जनता की बात कौन सुनेगा? एक आम आदमी जाए तो जाए कहां? अपनी फरियाद किसको सुनाए? क्या इस देश में कोई सुनने वाला भी नहीं बचा? ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूं। हमने आजादी क्यों ली? ये मॉल, सड़कें और ब्रिजेस बनाने के लिए नहीं सर। हमने आजादी छीन कर ली ताकि हमें राइट टू लाइफ मिले, वैल्यू ऑफ लाइफ मिले, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिले, और इस संसार में किसी की हिम्मत ना हो जो लिख सके डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। हमने आजादी ली ताकि दंगों में हमारे भारतीय की किसी की जान ना जाए। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? Because we have no right to life, no right to truth, no right to justice. क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो मैं यहां दिल्ली में क्यों? कश्मीर में क्यों नहीं? अपने घर। जब हमें कश्मीर से निकाला गया ना सर, तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि आखिर भारत है क्या। फिर मुझे एहसास हुआ भारत गंगा मां की तरह है, एकदम पवित्र। जब उसमें यमुना आकर मिलती है तो वो गंगा मां बन जाती है, नदी नाले आकर मिलते हैं तो वो गंगा मां बन जाते हैं,
लेकिन अगर कुछ सड़े गले नदी नाले गंगा माँ में मिलकर भी अपने अस्तित्व को ना छोड़ना चाहे तो उनकी सजा क्या है सर? जिस एक्स पुलिस ऑफिसर को लोग गूंगा पागल कहते हैं, वो जब भी वहां दंगे होते हैं तो उनके मरने वालों के रिलीजियस धागे इकट्ठे करता है। ये तो कोई भी बता सकता है कि कौन सा धागा हिंदुओं का है और कौन सा मुसलमान का। लेकिन सर एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। इनमें से कौन सा धागा एक भारतीय का है? शिवा, इंक्वायरी कमीशन ने रिकमेंड किया है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाए। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है शिवा, तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है? मारपीट के इल्जाम पर तुम पर केस चलेगा, 7 साल की सजा होगी, का भी केस चलेगा। Your life is going to become hell. सर मैंने अपने कर्तव्य का पालन बहुत ईमानदारी के साथ किया है। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से सरकारें गिर सकती हैं, सारे देश में कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। लोग सिर्फ ये कहेंगे कि एक कश्मीरी पंडित ने अपने बदले की आग में सारा बंगाल जला दिया। मेरा ये इंटेंशन नहीं था। अगर तुम्हारा इंटेंशन ये नहीं था तो जाओ, सबसे पहले जाकर उस आग को बुझाओ। कर सकते हो? सर इन दंगों को खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। बताइए क्या करना होगा मुझे? तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कॉम्प्रोमाइज किससे? सरदार हुसैनी से। शिवा, you are like my son. I want you to succeed. बेटे, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, इसलिए तो मैंने तुम्हें फोरेंसिक से निकाल कर वहां भेजा ताकि तुम और तरक्की करो, आगे बढ़ो। मेरी माँ का कत्ल रहनावाली में हुआ था ना? हाँ, तुम्हारा घर वही था। तब वहां की एसपी आप ही थी ना? ইশারায় কইবে কথা গোঠে মাঠে রাইলো ইশারায় কইবে কথা গোঠে মাঠে দেখিস যেন কেউ না জানে, কেউ না বোঝে, কেউ না শুনে, फातिमा, কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে फातिमा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज हेल्प मी। बोलो। याद करने की कोशिश कीजिए, क्या गीता उस रात आपके साथ थी? कौन सी रात? जिस रात वो गायब हुई थी? कौन कौन गायब हुई थी? गीता। कौन लोग आए थे उस रात को? कौन कौन
मुझे कुछ पता नहीं बाबा। ये देखो, ये आपका घर है ना? हाँ? ये गीता का कमरा है, ये वाला। हाँ? फिर गीता बाहर आई इस जगह जो आपने देखा, गीता पर हमला हुआ। तुम्हें जाओ, हमें कुछ जानी ना। याद करने की कोशिश कीजिए, प्लीज हेल्प मी। मुझे कुछ याद नहीं बाबा, तुम जाओ। आपको ये याद है कि आप भारती बैनर्जी हैं? याद है? मैं भारती बैंडेज। ये कौन है? हाँ? ये याद है? तुम्हें कौन है ये? जाने दो, हमें भारती बैनर्जी। बैनर्जी। आप भारती बैनर्जी? आपकी आंखों के सामने से गीता गायब हो गई। गीता कहाँ है? क्या हुआ उसने आपको गीता को? गीता कहाँ है? गीता! यहाँ हमला हुआ।